नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, अब निर्भया का मामला एक ऐसे मुहाने पर आके ठहर गया है जहां अब कह सकते हैं कि जो चीजें धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से आ रही थी, अब वो सीधे तौर पर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। जी हां, आज मनीष रंजन के जमानत याचिका पर जिस तरीके से कोर्ट में बहस हुई है और उस बहस के बाद कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, ये तय समझिए कि 28 तारीख को वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, जिसकी चर्चा अभी तक सूत्रों के हवाले से हम लोग करते आए हैं। क्योंकि मनीष रंजन के वकील ने जो प्ली लिया है कि भाई आरोप क्या है हमारे क्लाइंट पर, जिनको आप जेल में रखे हुए हैं, दूसरा महीना होने जा रहा है, किस आरोप में उनको जेल में रखे हुए, क्या एविडेंस है उनके खिलाफ। न सीबीआई अभी तक उनको रिमांड पर लिया अपने केस में, तो फिर क्यों बेवजह उनको जेल में बंद रखे हुए। और जब ये सवाल हुआ तो कोर्ट ने डायरी की मांग की है। स्वाभाविक तौर पर डायरी की मांग होगी ही होगी। एसआईटी ने क्या अनुसंधान किया है, सीबीआई के मुतालिक तो ये कोर्ट सुनवाई करेगी नहीं। सीबीआई का अलग कोर्ट है, वहां सुनवाई होगी। अगर रिमांड पर लिया गया तो अभी तक तो रिमांड पर लिया नहीं है सीबीआई। मतलब रिमांड मतलब ये समझिए कि अभी जो एफआईआर, बिहार पुलिस का जो एफआईआर दर्ज है चित्रगुप्त नगर में, उस केस में ये जेल में है। उस केस में पुलिस ने इनको कस्टडी किया है, मतलब कोर्ट को भेजा है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है अपने कोर्ट में, सीबीआई के कोर्ट में, उस केस में इसको रिमांड पर नहीं लिया है। मतलब उसके अभी भी सीबीआई इसको अभियुक्त नहीं मानती है। और जो एसआईटी जो अभी तक जांच की है, उस एसआईटी के जांच में भी मनीष रंजन के खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया है जिसके सहारे उनको जेल में रखा जा सके। ये अभी तक हम लोग सूत्रों के हवाले से खबर चलाते रहे। अब देखना होगा कि क्या वाकई में वो जो डायरी सबमिट होगा 28 तारीख को, उस 28 तारीख की डायरी में क्या मनीष रंजन को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, या जो चर्चा आज पीड़िता के वकील ने किया है कोर्ट के अंदर, क्या उस मुतालिक बहस होगी क्या? क्योंकि बड़ा सवाल है। पुलिस अगर कह देगी कि मनीष रंजन के खिलाफ अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो उनको जमानत देनी पड़ेगी। सीबीआई ने कह दिया कि हमने इनको रिमांड पर नहीं लिया है, तो कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी, मतलब छोड़नी पड़ेगी कोर्ट को। ऐसे में ये भी सवाल उठेगा कि बिना किसी सबूत के, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, इतने दिनों तक आप जेल में क्यों इनको रखे। हालांकि अमूमन ये इस तरीके के सवाल जवाब डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में नहीं होता है। जिस मुद्दे पर बहस होगी वो बहस होगा कि जमानत इनको दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि इन पर कौन से दफा में केस चलेगा, इन पर क्या आरोप है। अगर निर्भया का हॉस्टल के अंदर रेप नहीं हुआ है, हॉस्टल के अंदर उसकी हत्या नहीं हुई है, तो फिर मनीष रंजन पर आरोप क्या है? मनीष रंजन तो घटना के दिन यहां थे भी नहीं, वो कह रहा देहरादून था। और अगर वो देहरादून था तो फिर पुलिस ने किस आरोप में जेल भेजा? पुलिस शुरुआती दौर में यही आरोप लगा रही थी कि पुलिस को इसने सूचना नहीं दी। तो कई जजमेंट ऐसे हैं जिसमें पुलिस की सूचना देने से पहले किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पता चले कि जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो फिर उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। पहले अस्पताल उनको पहुंचाया जा सकता है। खैर, ये सब अब 28 को बहस होगी, लेकिन इतना तय है कि 28 तारीख को निर्भया मामले में क्या हुआ था, एसआईटी की जांच कहां आकर रुक गई, वो सारी बातें कोर्ट परिसर में सुनने को मिलेगा। मतलब पहली बात, वो सार्वजनिक होने वाला है। हमारी भी दिलचस्पी है इस केस में कि आखिर नीट छात्रा के मामले में एसआईटी ने डायरी में क्या क्या बातें अंकित की है, ये और सीबीआई क्या उसको रिमांड पर लेने जा रही है क्या? क्योंकि अभी तक पूछताछ के लिए रिमांड पर नहीं लिया है।
अपने केस में रिमांड पर लेने जा रही है क्या? वैसे आज एसआईटी ने केस के आईओ डीएसपी को अनु को पूछताछ के लिए बुलाया हुआ था, रामकृष्ण नगर के थाना प्रभारी को भी बुलाया हुआ था, उससे भी काफी लंबी देर तक पूछताछ हुई है, बहुत तरीके की एविडेंस पर चर्चा भी हुई है। आज कोर्ट में सीबीआई के भी पदाधिकारी मौजूद थे कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, कोर्ट चाहती क्या है, उन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है और अपना पक्ष अब 28 तारीख को उसके मनीष रंजन के जमानत याचिका पर बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। वैसे आज पीड़िता की वकील खड़े होकर बहुत सारी बातें कही हैं और जो बातें कही हैं, अगर वो बातों उस बात में दम है, क्योंकि निशाने पर इस वकील का भी निशाने पर अस्पताल ही है, प्रभात मेमोरियल ही है। लड़की के साथ क्या हुआ इस पर फोकस कम था, फोकस यही था कि अस्पताल वाले ने मार दिया उसको। तो जरा सुनिए पीड़िता के वकील पांडे साहब क्या कह रहे हैं। मिले थे कि मनीष रंजन की जमानत याचिका दाखिल है और सूचना मिलते ही हम लोग पहुंचे थे। पीड़िता की माताजी भी सुनवाई में भाग लेने के लिए पहुंची थी और अदालत ने इन चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से इन पे ध्यान दिया। हम लोगों ने जो पक्ष रखा उस पक्ष पे काफ़ी गंभीरता से विचार किया गया, जांच एजेंसियों से भी पूछा गया। इस केस में साक्ष्य और सबूतों से बहुत तरीके से छेड़छाड़ हुई है। जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो चीज़ें आज तक नहीं हुई और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वही सारी चीज़ें होती रही। जैसे पीड़िता के अंतर्वस्त्र हो गए, मोबाइल हो गए, एक्यूज के मोबाइल हो गए, उनके कॉल डिटेल्स हो गए, सीसीटीवी फुटेज हो गया। रेप और हत्या के केसेज में पीड़िता के जो पहने हुए कपड़े हैं वो काफ़ी अहम होते हैं, उनसे भी छेड़छाड़ की गई है। यह सारी बातें हम लोगों ने अदालत को बताया। अदालत ने काफ़ी गंभीरता से लिया इसे और जांच एजेंसियों से इन सारी चीज़ों का लिखत में जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 28 फरवरी 2026 की है। अगली सुनवाई पे फिर हम लोग अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अदालत पे हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है इंसाफ जरूर होगा। कौन से लोग मौजूद थे आज सुनवाई में? रोशनी कुमारी थी, एसआईटी की जो आईओ हैं अनु कुमारी जी थी, सीबीआई के ऑफिसर्स थे, हम लोग थे, अदालत में काफ़ी लोग थे, भीड़ काफ़ी थी। पीड़ित पक्ष के भी तरफ से लोग थे, मनीष रंजन के भी तरफ से लोग थे काफ़ी। मैं व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा लोगों को जानता नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन भीड़ थी। अब देखिए, अब अदालत के द्वारा फटकार लगाना, अब इन चीज़ों पे तो हम नहीं कुछ कह सकते। अदालत के समक्ष अगर कोई सवाल है, अदालत पूछती है उन चीज़ों को, तो अब इस चीज़ का जवाब नहीं है हमारे पास। किस चीज़ की, किस बात की? मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई थी। जांच एजेंसियों को फटकार तो थोड़ा फटकार लगाया गया, पूछा गया। अब इन चीज़ों को फटकार कहेंगे क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो पक्ष हम लोगों ने रखा अदालत ने उस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया और जांच एजेंसियों से वो सारे सवाल पूछे गए, लिखत में भी जवाब देने को कहा गया। साक्ष्यों का अभाव लग रहा था क्या न्यायालय में? साक्ष्यों और सबूतों के साथ बहुत बेरहमी से छेड़छाड़ किया गया। हमारे अपने प्रोफेशनल कैरियर में यह पहला ऐसा केस है जिसमें साक्ष्यों और सबूतों से इस तरह छेड़छाड़ किया गया। स्वाभाविक है, अब क्यों किया गया अब इसका जवाब तो जांच एजेंसी ही दे पाएंगी। इंसाफ की पहली सीढ़ी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता होती है। अगर जांच ही निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर इंसाफ के रास्ते काफ़ी मुश्किल और कठिन हो जाता है। तो हम लोगों का सिर्फ इतना ही प्रयास है कि जांच निष्पक्ष हो और सही दिशा में। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह वैसा रिपोर्ट आ गया? विसरा रिपोर्ट आने वाला है। मेडिकल रिपोर्ट तो प्रभात हॉस्पिटल का है। मेडिकल रिपोर्ट जांच एजेंसी ने शायद अभी तक नहीं लिया है, उस दिशा में कोई बात नहीं करी है। हम लोगों ने बच्ची 6 तारीख को सही सलामत स्थिति में, वो सिर्फ बेहोश थी
और बच्ची को जब 6 जनवरी को प्रभात हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है, बच्ची के तमाम सारे टेस्ट हुए, CBC, LFT, KFT, ESR, CRP, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, होल बॉडी, CT स्कैन, वो सारे रिपोर्टों में सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। तो जब 6 जनवरी को बच्ची नॉर्मल थी तो ICU के अंतर्गत क्या इलाज चला, किस तरह का इलाज चला और क्यों? अगर बच्ची 6 तारीख को उन्हीं के रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्मल थी तो ICU में उसके साथ क्या किया गया जो कि उसकी तबीयत अचानक से 9 तारीख से ख़राब होना, 8-9 तारीख से ख़राब होना शुरू हो गई।